हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज फिर से आपको एक नई साइंस की प्रैक्टिस सेट आज हम देने जा रहे हैं और इसमें भी सारे इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन डाले गए हैं। मैं हमेशा ही जो भी क्वेश्चंस लाती हूँ वो काफ़ी कहीं ना कहीं पूछे हुए क्वेश्चंस रहते हैं, तो ये सारे आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए। और ये सारे जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप इन्हें काफ़ी अच्छे तरीके से कीजिएगा। और हमेशा ही मैं बोलती आई हूँ कि क्वेश्चंस को आप पहले खुद से कीजिए, उसके बाद आप कितना सही कर पाए हो ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन इज़ यूज्ड इन द ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में कौन सा फेनोमेनन यूज़ होता है? इसके ऑप्शंस हैं इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड पोलराइजेशन। इसमें आप जानते हो रिफ्रैक्शन का मतलब होता है एक मीडियम से आके दूसरे मीडियम में जाना। यहाँ पे दो अलग अलग मीडियम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसको म्यू एंड म्यू टू से डिनोट किया जाता है। पोलराइजेशन का मतलब होता है किसी एक ट्रांसपेरेंट प्लेट से या फिर ग्लास से क्रॉस करना और उसके स्ट्रक्चर में चेंज आ जाना। जैसे अगर मान लीजिए पहले इस तरह से चल रहा था या कैसे भी चल रहा था, बाद में पोलराइजेशन के बाद वो सीधा एक लाइन पे चलने लगता है। इंटरफेरेंस का मतलब होता है लाइट किसी मीडियम से टकरा के अलग कलर शो करे या फिर दो लाइट जो है वो मिक्स हो जाए, ये इंटरफेरेंस कहलाता है। इन सिंपल टर्म्स में आप इतना ही समझिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन आप समझ रहे हो एक ही मीडियम में वापस चले जाना। लाइट जहाँ से आती है उसी मीडियम में फिर से वापस चली जाए तो ये रिफ्लेक्शन कहलाता है। अब पूछा जा रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर किस फेनोमेनन पे काम करता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, क्योंकि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। ये इस तरह से होती है ऑप्टिकल फाइबर और इसमें ये इस तरह से रिफ्लेक्शन कंटिन्यू चलते रहता है, इसी के बीच रिफ्लेक्शन होती रहती है, ये मीडियम को क्रॉस नहीं करता है और इसीलिए हम इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसपे ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। अगला क्वेश्चन है इन फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन द सिग्नल ट्रैवल इन फॉर्म ऑफ। फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन में सिग्नल किस रूप में चलता है? इसके ऑप्शंस हैं लाइट वेव्स, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स एंड इलेक्ट्रिक वेव्स। लाइट वेव्स आज आप जानते हो बेसिकली फाइबर ऑप्टिक्स जो है वो यूज़ किया जाता है, मतलब पहले काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता था सिग्नल्स को मतलब इंफॉर्मेशन भेजने के लिए, बेसिकली थ्रू लाइट सोर्स। मतलब लाइट भेजी जाती है और उससे वर्ड्स का पता लगाया जाता है, तो इसके लिए फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन यूज होता है। बेसिकली ये मतलब बहुत ही शॉर्ट शब्दों में भेजा जाने वाला इंफॉर्मेशन होता है। तो इसके लिए कौन सा मतलब ये किस रूप में ट्रैवल करता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये लाइट वेव के फॉर्म में ये ट्रैवल करता है और तभी ये डिफरेंट कलर शो कर पाता है और उससे वर्ड्स का पता भी लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है एन एंडोस्कोप इज ए। एंडोस्कोप क्या होता है? इसके ऑप्शंस हैं नैरो टेलीस्कोप, टाइप ऑफ कैमरा, सिंपल माइक्रोस्कोप एंड ए मेडिकल डिवाइस। जनरली एंडोस्कोप से लगता है कि ये किसी तरह का टेलीस्कोप होगा या माइक्रोस्कोप होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंडोस्कोप एक मेडिकल डिवाइस होती है जिससे इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करने के लिए पता लगाया जाता है। इसमें कैमरा लगे होते हैं जो कि अंदर में देख पाते हैं हम कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। बेसिकली जो आजकल आप देखते होंगे कि बहुत सुनते भी होंगे कि मशीन से ऑपरेशन हुई है, तो वो ऑपरेशन एक्चुअली इसी एंडोस्कोप के हेल्प से की जाती है। ये अंदर भेजा जाता है और वहाँ पे ये हमें सब कुछ दिखाता है, इसके अंदर जो कैमरा होता है वो, और फिर उसके हेल्प से जो भी हमारे और मतलब स्टोन वगैरह बेसिकली निकालने के लिए ये यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू टेक थ्री डायमेंशनल पिक्चर्स। थ्री डायमेंशनल पिक्चर लेने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं फोटोग्राफी, होलोग्राफी, रेडियोग्राफी एंड नन।
तो आप देख रहे हो फोटोग्राफी में सिर्फ 2D ली जाती है या फिर 1D रहता है, बेसिकली 2D होती है, 2 डायमेंशनल। रेडियोग्राफी में साउंड वेव ट्रेवल करता है तो उसका यूज हम नहीं कर सकते हैं पिक्चर लेने में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, होलोग्राफी। होलोग्राफी से 3 डायमेंशनल पिक्चर ली जाती है, और होल पिक्चर्स जो मूवीज़ वगैरह बनती हैं या जो वीडियोग्राफी होती है उसमें बेसिकली होलोग्राफी ही यूज किया जाता है। आपको अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। वहाँ से आप इसको ज्वाइन करके और बहुत सारी इसकी पीडीएफ्स हैं वो सब आप ले सकते हो, पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ दी जाएंगी, और आप भी अगर कुछ पूछना चाहते हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द कूलिंग बाय ए डिजर्ट कूलर इज बेस्ड ऑन। डिजर्ट कूलर के थ्रू कूलिंग किस तरह से की जाती है? इसके ऑप्शंस है हॉट एयर रिप्लेसमेंट, एयर डिहाइड्रेशन, इवापोरेटिव कूलिंग, एंड फोर्थ ऑप्शन है एयर रिहाइड्रेशन। तो बेसिकली कूलिंग हम समझते हैं कि हॉट एयर रिप्लेसमेंट से होता होगा या फिर एयर डिहाइड्रेशन से होता होगा, पर ऐसा नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, इवापोरेटिव कूलिंग। इवापोरेशन होती है और उससे कूलिंग इफेक्ट होता है डिजर्ट कूलर में। डिजर्ट कूलर का मतलब होता है कि ये मतलब वाटर को इवापोरेट करता है, जैसे कि डिजर्ट में बेसिकली होता है, और इवापोरेटिव कूलिंग पे ये बेस्ड होता है इसका कूलिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, कूलिंग इज डन बाय। किसी भी तरह का कूलिंग किस तरह से होता है? इसके ऑप्शंस है फ्लो ऑफ वाटर, रिलीज ऑफ कंप्रेस्ड गैस, कुकिंग गैस, एंड मेल्टिंग ऑफ द सॉलिड। तो आप जानते हो फ्लो ऑफ वाटर, इससे बहुत ज़्यादा कूलिंग नहीं हो सकती है। जहाँ पे मतलब पानी फ्लो कर रहा होता है, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे ठंडा हो। कुकिंग गैस बिल्कुल नहीं, कुकिंग से हमेशा हॉट ही होता है। मेल्टिंग ऑफ सॉलिड से भी नहीं होगा, क्योंकि सॉलिड को मेल्ट करने के लिए आपको काफ़ी हाई टेम्परेचर देना होगा, और जो भी वहाँ पे गैस में कन्वर्ट होते हैं वो काफ़ी हॉट होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, रिलीज ऑफ कंप्रेस्ड गैस। गैस को कंप्रेस करके जब रिलीज किया जाता है तो उससे कूलिंग होती है। इसके साथ साथ आपके बहुत सारे अभी तक प्रैक्टिस सेट दिए जा चुके हैं। जिन लोगों ने भी वो नहीं देखा है वो इसके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत सारे अभी तक जनरल साइंस के प्रैक्टिस सेट आ चुकी है, और वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बाइड इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट बिकॉज इट प्रोड्यूसेस। कैल्शियम कार्बाइड जो है वो ग्रीन फ्रूट के पकने के लिए यूज किया जाता है। ऐसा क्या प्रोड्यूस करता है? इसके ऑप्शंस हैं मिथिलीन, ऑक्सीन, एसिटिलीन, एंड फ्लोरिजेन। तो आप जानते हो कि फ्रूट्स के पकने में इथिलीन बहुत ज़्यादा सहायक होता है, और इथिलीन के को ही बेसिकली हम एसिटिलीन भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, कैल्शियम कार्बाइड जो है वो एसिटिलीन प्रोड्यूस करता है, और ये एसिटिलीन फ्रूट्स को पकाने में हेल्प करते हैं। ऑक्सीन आप जानते हो ये फ्रूट को ग्रो करने में हेल्प करता है, इसे ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है प्लांट का। और मेथिलीन किसी भी तरह से हेल्पफुल नहीं है प्लांट्स के लिए, फ्लोरिजेन भी नहीं, ये डिफरेंट वर्क करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन फूड प्रिजर्वेशन। भोजन को सुरक्षित रखने में क्या इस्तेमाल किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोएट, सोडियम टार्टरेट, एंड सोडियम एसीटेट। तो आप जानते हो जो बेंजोइक एसिड है वो बेसिकली यूज़ किया जाता है बेंजोइक एसिड को फूड प्रिजर्वेशन के लिए। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा बी, सोडियम बेंजोएट फूड प्रिजर्वेशन में यूज होता है। अगला क्वेश्चन है, विच इज यूज्ड इन डी कलरिंग रॉ शुगर। रॉ शुगर को डी कलर करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? आपको मैं बता दूं, जब शुगर प्रोसेस्ड होता है तो ये ब्लैक कलर का होता है,
जो रॉ शुगर जिसे हम कह रहे हैं वो ब्लैक कलर का होता है, तो इसे वाइट में जो आप चीनी खाते हो देखते हो कि वाइट कलर का होता है, तो उससे ये ब्लैक कलर हटाने के लिए हम किस चीज़ को यूज करते हैं? इसके ऑप्शंस हैं वुड चारकोल, शुगर चारकोल, एनिमल चारकोल एंड कोकोनट चारकोल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, एनिमल चारकोल यूज किया जाता है जो चीनी है उसको ब्लैक कलर से वाइट कलर में कन्वर्ट करने के लिए। बेसिकली ये ह्यूमंस के चारकोल को भी यूज किया जाता है और जो जानवर होते हैं उनके चारकोल को भी। तो ये एनिमल चारकोल से ये ब्लैक कलर एब्जॉर्ब होता है और उसके बाद आपको जो चीनी वाइट कलर की है वो मिलती है। अगला क्वेश्चन है मेन कंपोनेंट ऑफ हनी इज, शहद में क्या प्रेजेंट होता है? इसके ऑप्शंस हैं ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज एंड फ्रुक्टोज। तो हनी में बेसिकली जो हनी एक्चुअली होता है शुगर होता है, और इस हम सोचते हैं शुगर मतलब ग्लूकोज, लेकिन ऐसा नहीं है। या फिर मीठा होता है तो माल्टोज होगा, ये भी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा डी। एक्चुअली फ्रुक्टोज जो है वो स्वीट टेस्ट का होता है, तो जितने भी स्वीट फ्रूट्स आप देखते होगे या हनी हो गया, इन सब में फ्रुक्टोज प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज या माल्टोज नहीं। माल्टोज आप जानते हो मिल्क में प्रेजेंट होता है। फ्रुक्टोज जितने भी, हमेशा याद रखिएगा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई भी मीठा फल जो होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, तो उसमें फ्रुक्टोज प्रेजेंट होता है और इसी की वजह से उसका टेस्ट जो है वो मीठा होता है। अगला क्वेश्चन है एस्पिरिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, एस्पिरिन कहाँ से मिलता है? इसके ऑप्शंस हैं पेट्रोलियम, अर्थ, ट्री एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड। तो एस्पिरिन जो है वो लेटेक्स ऑफ प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है, तो इसलिए ये ट्री से ऑब्टेन किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। और ये काफ़ी मतलब बेसिकली ये लेटेक्स जो होती हैं प्लांट्स के उससे निकाला जाता है एस्पिरिन को। और ये एस्पिरिन जो है एक तरह का पेन किलर होता है, बेसिकली इसको हम पेन किलर या एनाल्जेसिक्स कहते हैं, और ये फीवर में भी यूज़ किया जाता है। बेसिकली फीवर में एस्पिरिन ही दिया जाता है। तो एक मेडिसिन है जो कि लेटेक्स से ऑब्टेन किया जाता है और एक ट्री से ऑब्टेन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, दूध किसका उदाहरण है? इसके ऑप्शंस हैं ए जेल, ए फोम, एन इमल्सन एंड ए सस्पेंशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। दूध जो है एक तरह का इमल्सन होता है जो बेसिकली क्रीम इन वाटर का सस्पेंशन होता है। जो मिल्क क्रीम होते हैं वो वाटर में सस्पेंडेड होते हैं और इसे ही हम इमल्सन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है फॉर वीट कल्टीवेशन विच फर्टिलाइजर इज यूज्ड, गेहूं की खेती में किस तरह का उर्वरक इस्तेमाल किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं नाइट्रोजन, पोटेशियम, कॉपर एंड आयरन। तो गेहूं की खेती में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नाइट्रोजन से मतलब बेसिकली NPK भी यूज किया जा सकता है इसमें, तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिक्स्ड फर्टिलाइजर, निम्न में से कौन मिश्रित उर्वरक है? इसके ऑप्शंस है यूरिया, कैम, अमोनियम सल्फेट एंड NPK। यूरिया मिक्स उर्वरक नहीं है, ना ही कैम भी, ना ही ये, इनको मिक्स उर्वरक नहीं कहा जाता है। इसके करेक्ट आंसर होगा डी, अमोनियम सल्फेट को मिक्स उर्वरक कहा जाता है। अगला है प्लांट ग्रोइंग ऑन रॉक्स आर कॉल्ड, पत्थर पे उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शंस हैं इपीफाइट, हेलोफाइट, जेरोफाइट एंड लिथोफाइट। इपीफाइट का मतलब होता है एक प्लांट के ऊपर दूसरा प्लांट ग्रो करना। हेलोफाइट का मतलब होता है सलाइन वाटर में या सलाइन जगह जहाँ होती हैं, जो साल्टी एरियाज होती हैं, उस एरिया में पौधे जो ग्रो करते हैं उसे हम बोलते हैं हेलोफाइट। जेरोफाइट का मतलब होता है जो डिजर्ट्स में ग्रो करते हैं, डिजर्ट में ग्रो करने वाले या फिर ड्राई कंडीशन में जो पौधे ग्रो करते हैं उसे हम जेरोफाइट कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, जो रॉक्स पे प्लांट ग्रो करते हैं उन्हें हम लिथोफाइट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है लीची इज अ टाइप ऑफ फ्रूट, लीची किस तरह का फल है? इसके ऑप्शंस हैं ड्रूप, हेस्पेरेडियम, नट एंड बेरी।
आपको मैं बता दूं, मैंगो एंड कोकोनट ये दोनों जो हैं ये ड्रूप टाइप के फ्रूट होते हैं। इसको याद रखिएगा, ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। मैंगो एंड कोकोनट ये ड्रूप होते हैं। लीची जो है वो नट टाइप की फ्रूट होती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। लीची एक नट होता है और इसका जो एडिबल पार्ट होता है उसे हम एराइल कहते हैं। मतलब एराइल इसका जो होता है उसे ही हम खाते हैं, इसकी सीड को, और ऊपर के कवर को नहीं खाते हैं। जो बीच में होता है वो एराइल होता है और ये नट टाइप का फ्रूट है। अगला क्वेश्चन है प्लांट का जो बर्ड होता है वो क्या होता है? इसके ऑप्शंस है एन एम्ब्रियोनिक सूट, एन एम्ब्रियोनिक लीफ, एन एंडोस्पर्म या सीड। तो जो बर्ड होता है वो सीड नहीं होता है, ना ही एंडोस्पर्म होता है और ना ही एम्ब्रियोनिक लीफ होती है। ये एक्चुअली होता है एक एम्ब्रियोनिक सूट, जहाँ से नए पत्ते भी निकल सकते हैं, नई डाली भी निकल सकती है, या फिर किसी तरह का फ्रूट या फ्लावर भी निकल सकता है। अगला क्वेश्चन है द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ गार्लिक इज ड्यू टू। गार्लिक का जो स्मेल होता है या जो ऑर्डर होता है वो किस तरह का होता है? इसके ऑप्शंस हैं ए क्लोरो कंपाउंड, ए सल्फर कंपाउंड, ए फ्लोरीन कंपाउंड एंड एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड नहीं होगा। फ्लोरीन कंपाउंड में भी बहुत ज़्यादा स्मेल नहीं होती है और उस तरह का स्पंजेंट स्मेल नहीं होता है। क्लोरो कंपाउंड में भी नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, सल्फर कंपाउंड इसमें प्रेजेंट होता है और इसी की वजह से इसका डिफरेंट ऑर्डर होता है। अगला क्वेश्चन है ईपीफाइट डिपेंड्स ऑन अदर प्लांट फॉर। ईपीफाइट जो है वो दूसरे प्लांट पे डिपेंड करता है किस चीज़ के लिए? इसके ऑप्शंस हैं फूड, मैकेनिकल सपोर्ट, सेड एंड वाटर। तो ये कुछ भी नहीं लेता है अदर प्लांट से। जो ईपीफाइट होते हैं ये सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट के लिए दूसरे प्लांट पे ग्रो करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अगला और लास्ट क्वेश्चन है प्लांट विच ग्रो ऑन सलाइन सॉयल आर। जो सलाइन सॉयल पे ग्रो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इसके ऑप्शंस हैं जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट एंड सकुलेंट। अभी अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको ये चीज़ बताया है कि जो सलाइन सॉयल पे ग्रो करता है, ये जो साल्टी एरियाज़ होते हैं उसमें जो प्लांट ग्रो करता है उसे हम हेलोफाइट कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। जेरोफाइट आप जानते हो ड्राई एरियाज में ग्रो होने वाले प्लांट्स को कहते हैं। हाइड्रोफाइट वाटर में ग्रो होने वाले प्लांट्स को हाइड्रोफाइट कहते हैं। एंड सकुलेंट डिजर्ट में ग्रो होने वाले प्लांट्स जो हैं वो सकुलेंट हो जाते हैं। मतलब उनका जो स्टोमाटा होता है वो क्लोज हो जाता है और प्लांट जो लीव्स होती हैं वो काफ़ी छोटी हो जाती हैं, ताकि जो लॉस ऑफ वाटर है वो काफ़ी कम हो या ना के बराबर हो। ये टोटल आपके 20 क्वेश्चंस थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने भी अभी तक नहीं किया है। और अभी तक बहुत सारे जनरल साइंस के प्रैक्टिस सेट दिए जा चुके हैं, उनको जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिएगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।